नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। हरिद्वार जिले के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल के निर्देश पर पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार चल रहा है। जिले भर में आपको बता चले कि सभी थाना और कोतवाली क्षेत्रों में संदिग्ध एवं बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन के लिए भी घर घर जाकर जांच कर रही है और मकान मालिकों को किराएदारों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में आपको पता चले कि स्मैक तस्करी के मामले में फरार 10,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुबई भागने की फिराक में था। बीते 4 साल से पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। स्थायी पता न होने से उसे ढूंढना पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था। नशे की काली कमाई से आपको बताते चले कि आरोपी कई देशों की यात्रा कर चुका है। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपी की धरपकड़ में पुलिस के अलावा हरिद्वार LIU CIU की टीम ने भूमिका निभाई है। एसएसपी ने पुलिस टीम की पीठ भी थपथपाई है। आपको ये भी बताते चले कि दुबई भागने की फिराक में था आरोपी और दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पूरा मामला हरिद्वार से है, जहां पर 10,000 का इनामी स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। और जहां पर आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया और कई देशों से ये यात्रा भी कर चुका है, कई देशों की, और साथ ही दुबई भागने की फिराक में था, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। दिल्ली एयरपोर्ट से ही उसे गिरफ्तार किया गया है। ये मामला 2020 में NDPS एक्ट में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें तभी से विनय थापा नाम का एक अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था और इसके काफ़ी प्रयास के बाद भी इसका कोई पता नहीं चल पाया था। लेकिन थाना पुलिस द्वारा लगातार इसमें पैरवी की गई थी, क्योंकि ये मुलजिम 29 का आरोपी था NDPS एक्ट की। तो मफरूरी में इसके खिलाफ चार्जशीट लगी थी। सिर्फ इसका नाम ही प्रकाश में आया था, लेकिन थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सुराग को हाथ में रखते हुए आगे बढ़ते हुए इसका इनाम की वृद्धि भी इसमें की गई थी। अभी ये 10,000 का इनाम ही था और तब से ये नाम बदल के लगातार विदेशों में अपने यात्रा कर रहा था। कल और इसकी LOC भी थाना श्यामपुर द्वारा जारी की गई। महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ गंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए देश के कोने कोने से आई BSF की महिला आरक्षियों का राफ्टिंग दल देवप्रयाग से रवाना हो गया है। गंगा नदी में राफ्टिंग करने वाला ये BSF महिला आरक्षियों का पहला दल है। देश भर में जहां महिला सशक्तिकरण की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और गंगा को अविरल और निर्मल धारा को नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने की मुहिम जोरों पर चल रही है, तो वहीं यहां पर महिला आरक्षी गंगा नदी में राफ्टिंग करते हुए कई राज्यों से होते हुए देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बहादुर और साहसी कार्यों के लिए भी महिलाओं को प्रोत्साहित और जागरूक करने के साथ ही तमाम जन जागरूकता अभियान करेंगे। और 25 अक्टूबर को गंगोत्री से यह अभियान शुरू हुआ और जो कि 53 दिनों की अवधि के बाद में गंगा सागर में जाकर समाप्त होगा। आपको बताते चले कि लगातार तमाम तरह के जो अभियान है वो चलाए जा रहे। राफ्टिंग दल देवप्रयाग से रवाना हुआ, जहां पर महिला सैन्य नौकायन अभियान का आगाज हो गया है और महिला सैन्य नौकायन अभियान का आगाज किया गया, जहां पर यह अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है।
आज़ादी के इस अमृत काल में डीजी बीएसएफ श्री दलजीत चौधरी जी की ये सोच थी कि जो माननीय पीएम साहब का सपना है, सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन बलिदान, इसको हम साकार करें और बीएसएफ देश में पहली ऐसी एजेंसी बने जो ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करे। इस पूरी टीम में 20 महिलाएं हैं हम जो इसमें भाग ले रही हैं और हम पूरी 20 महिलाएं भारत के अलग अलग प्रांतों से और पृष्ठभूमियों से संबंध रखती हैं। हम सारी जो 20 महिलाएं हैं बीएसएफ को अलग अलग सीमा पर हम सेवाएं दे रही हैं और अभी हमने बियाट देहरादून में 2 कोर्स होते हैं वहां पर, फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स बेसिक एंड एडवांस। उन दोनों कोर्सों में हमने कठोर परिश्रम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद वहां पे काफी महिलाएं आई थी, उसमें से हम 20 महिलाओं को चयन किया गया है वहां से। तो वहीं हरिद्वार के धनौरी क्षेत्र में संदिग्ध हालत में गुलदार का शव मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बताते चले कि वन रेंजर विनय राठी ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में गुलदार की मौत के कारणों का पता चल सकेगा। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड चहलकदमी करता हुआ नजर आया है और साथ ही गणपति धाम कॉलोनी में 5 हाथी बेपरवाह होकर कॉलोनी की गलियों में घूमते नजर आए। हाथियों को घरों के सामने से गुजरते देख कॉलोनी वासियों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग वन विभाग से हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर हरिद्वार में जंगली हाथियों का झुंड दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वो सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं,
सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहां 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों
एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। देखिए बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाली 2 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और इस बात को लेकर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये सौगात दीपावली के तोहफे के रूप में पर्यावरण मित्रों को दी गई है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रदेश सरकार पर्यावरण मित्रों के हित में हमेशा काम करती रही है। देखिए, हमारे पर्यावरण मित्र हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारी सरकार लगातार उनके हित में हमेशा काम करती रही है। चाहे मिनिमम 500 रुपया रोज का उनको देने की बात हो या उनको कभी वेशभूषा वर्दी देने की बात हो। और अब हमने जो उनको उनका इंश्योरेंस की बात आई तो आप जानते होंगे पहले हमने 2 लाख का उस पर विचार किया था, उसको हमने 5 लाख रुपए किया है। ये बहुत बड़ी राशि। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के हजारों श्रद्धालु गोवर्धन पूजा के लिए पहुंचे। इस दौरान जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी ने गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी। जयराम आश्रम ने परमाध्यक्ष और ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि गोवर्धन पूजा का महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। जब भगवान इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों को भारी बरसात से बचाया था। उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। आज का दिन संवर्धन का है, आज का दिन समर्पण का है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है उसको मैं रहने नहीं देता, घमंड को रहने नहीं देता। जहाँ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की गोपियों के साथ और गौ सेवा की, तो वहीं पे भगवान की लीला को देख करके इंद्र ने एक बार अपने भोग न लगने की वजह से उनको गुस्सा आता है और गुस्से से वो पूरे वृंदावन को बारिश से लबालब कर देते हैं। तो जब देखते हैं कि 7 दिन से लगातार मैं बारिश कर रहा हूँ तो कोई वृंदावन में धूल उड़ रही है, तो इसका क्या कारण है? मैं गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और तीर्थनगरी ऋषिकेश और उसमें भी जयराम आश्रम में हम लोगों ने कितना सुंदर यहाँ व्यवस्था के बाद गोवर्धन की हमने पूजा की है, भगवान श्री कृष्ण जी की हमने पूजा की है। सब जानते हैं कि इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए भगवान जी ने और गोवर्धन को अपनी एक उंगली में उठाया था और उस गोकुल धाम की रक्षा की थी। तो आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सबकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक गौवंश की बात है, आज के दिन से हम लोग गोपाष्टमी तक, बल्कि कहिए कि अगले नवमी तक
हम लोग गौ नवरात्र के रूप में भी मानते हैं। हर दिन हम गौवंश की पूजा करते हैं। आपको पता चले कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि सरकारी अस्पताल हो या फिर स्कूल, दोनों ही जगह पर कर्मचारी अक्सर गायब रहते हैं। अब ये शिकायतें आम सी हो चुकी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टर अपने समय पर नहीं आ रहे या फिर कई दिनों तक गायब रह रहे। इसके साथ ही स्कूलों की हालात जो है वो बिल्कुल भी ऐसे ही बने हुए हैं और इन्हीं सबको देखते हुए अब उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दोनों ही विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और बड़ा फैसला लिया। धन सिंह रावत ने बताया कि अक्सर देखने को मिलता है कि डॉक्टर और शिक्षक गायब रहते हैं, वहीं अब हम ऐसे कर्मचारियों के ऊपर सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में जो भी डॉक्टर हो या शिक्षक हो या कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी हो, और अगर वो 3-3 साल से विभागों से नदारत हैं तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, चाहे वो कोई भी, क्योंकि सरकार अभी तक 18,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है और हमारी प्राथमिकता रहती है कि लोग जल्दी से ज्वाइन करें और राज्य की सेवा करें। लेकिन कई कार्मिकों का देखने को मिल रहा है कि 2-2, 3-3 साल से नदारत है। अभी तक लगभग 200 लोगों पे हमने एक्शन कर दिया है, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे कार्मिक हों। किसानों को पशुओं और मुर्गियों को बिक्री को बेहतर तरह से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग ने आईटीबीपी के साथ में विशेष एमओयू किया है। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों, मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए आईटीबीपी एक नामी संस्थान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि पशुपालकों और दुग्ध पालकों की आय दोगुनी हो और उसके लिए एक कदम कारगर साबित होगा। ये पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 200 करोड़ रुपए का व्यापार उपलब्ध कराएगा। देखिए, कोशिश थी पशुपालन विभाग की कि उत्तराखंड के पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को और हमारे कुक्कुट पालकों को एक चेन ऑफ मार्केटिंग, चेन ऑफ लाइन मिले, जिससे कि उनका जो सामान है, उनके जो बकरी है या वो ट्राउट फार्मिंग है या वो हमारे कुक्कुट है, इनको मार्केट अवेलेबल कराना हमारा मेन मकसद था। और आईटीबीपी एक बहुत बड़ी संस्था है, एक नामी संस्था है हमारी, और 8 महीने से चर्चा चल रही थी। लेकिन आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को और मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, जिनके सामने ये एमओयू हुआ। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पशुपालकों की, अपने दुग्ध पालकों की, मत्स्य पालकों की आय दुगनी करनी है, उस पर ये कदम जो है काफ़ी साकार होगा। आज एक एमओयू पशुपालन विभाग के सचिव महोदय और आईटीबीपी के आईजी साहब के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार और माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखंड सरकार की उपस्थिति में किया गया है। इससे हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वहाँ के जो पशुपालक हैं और जो भेड़ बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को एक ओपन मार्केट अवेलेबल हुआ है। इस एमओयू से यह है कि जहां आईटीबीपी अपने जवानों के लिए मांस उत्पादन के लिए बकरी, भेड़ या चिक की सप्लाई मांगेगी। लाभ में इतना ही। नमस्कार।